आज का टॉपिक है यंग के दो स्लिटों के प्रयोग में किसी दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र प्राप्त करना। यंग के दो स्लिटों के प्रयोग में प्रकाश का स्रोत एस लिया गया है। इस स्रोत से दो कला संबद्ध स्रोत S1 और S2 जो कि स्मॉल डी दूरी पर स्थित हैं, यहाँ पर दिखा रखे हैं। तो ये दो स्लेटें हैं, S1 S2 दो स्लेटें हैं और ये प्रकाश स्रोत का कार्य करती हैं। और प्रकाश स्रोत भी कैसा, कला संबद्ध प्रकाश स्रोत हमको यहाँ से प्राप्त होता है। इन दो स्लेटों से जो प्रकाश आगे संचरण करता है वो जब इस पर्दे पर किसी स्थान पर मिलता है या अध्यारोपित होता है तो हमें व्यतिकरण की फ्रिंजें प्राप्त होती हैं और यही हमें यहाँ पर आज ज्ञात करना है। यहाँ दो स्लिटों के बीच की दूरी को स्मॉल डी से दिखाया गया है, जबकि स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी को कैपिटल डी से दिखाया गया है। तो हमें ध्यान देना है स्मॉल डी और कैपिटल डी में अंतर है। अब S1 और S2 स्रोत से जो तरंगें निकली और निकलने के पश्चात माना पर्दे की किसी बिंदु पर अध्यारोपित हुई और वहाँ पर हमें एक फ्रिंज प्राप्त होती है। फ्रिंज का अर्थ है कि वो दीप्त या अदीप्त चमक के रूप में हमें प्राप्त हो सकती है। तो यदि ये चमक पैदा होगी तो दीप्त फ्रिंज कहलाएगी, या वहाँ पे अंधेरा होगा या उसकी चमक कम होगी तो उसे अदीप्त फ्रिंज हम कहेंगे। तो S1 और S2 से तरंगें निकली और किसी बिंदु पर अध्यारोपित हुई। अब यदि इस बिंदु को हम बिंदु P नाम दें और ये केंद्र बिंदु है, इसको हम O नाम दें, तो ये दूरी X दूरी इसको लिखते हैं। अब हम S1P और S2P जो कि दो अलग अलग पथ हैं, इनके बीच का पथांतर ज्ञात करते हैं। तो पथांतर ज्ञात करने के लिए हम दो त्रिभुजों का यहाँ पर उपयोग करेंगे। सबसे पहले S2 से हम इसको मिला लेंगे और S1P से भी इस दूरी को मिला लेंगे। तो यहाँ पर दो त्रिभुज हमारे पास हैं, S2P और इसको नाम दे देंगे A और इसको नाम दे देंगे B। तो त्रिभुज S2PA और दूसरा त्रिभुज है आपके पास त्रिभुज S1PB। तो त्रिभुज हो गए S2PA और S1PB। तो सबसे पहले त्रिभुज S2PA में S2PA में देखिए S2P का वर्ग कितना होगा। S2P का वर्ग कितना, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है तो S2P का वर्ग बराबर हो जाएगा S2A का वर्ग प्लस AP का वर्ग, AP का वर्ग। अब S2A तो है D, तो ये हो जाएगा आपका D का वर्ग प्लस AP का वर्ग। AP कितना हो जाएगा, क्योंकि ये दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक X है और ये दूरी, ये पूरी दूरी D है तो D का आधा हो जाएगा, ये D/2 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये दूरी हो जाएगी, ये D/2 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका X प्लस D/2 का वर्ग। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा S2P का वर्ग इज इक्वल टू D स्क्वायर प्लस X स्क्वायर प्लस D²/4 प्लस 2AB, ए प्लस बी का होल स्क्वायर की पदों में इसको लिख रहे हैं हम। तो 2 गुणा गया X गुणा गया D/2 या
H2P का वर्ग इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल एक्स डी। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हम S1P का वर्ग भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे त्रिभुज S1PB में, इस त्रिभुज में देखिए S1P का वर्ग बराबर S1B का वर्ग प्लस PB का वर्ग। तो ये हो जाएगा S1B का मान है D, तो D का वर्ग प्लस PB, तो PB का मान होगा x माइनस D/2। ये D/2 इसमें से घटा देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस D/2 का वर्ग। इसको आगे हल करेंगे तो प्राप्त होगा डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू D/2, या S1P का वर्ग इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स इंटू डी, क्योंकि 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, और ये समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 में हमें H2P का वर्ग मिला और समीकरण नंबर 2 में S1P का वर्ग मिला। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, H2P का वर्ग माइनस S1P का वर्ग, इसमें से इसको घटा लेंगे हम, समीकरण पहले में समीकरण 2 घटा देंगे तो H2P का वर्ग माइनस S1P का वर्ग। तो यहाँ पर इसका मान है डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एक्स डी माइनस, ये पूरा पद माइनस हो जाएगा तो माइनस डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4, और ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, एक्स डी हो जाएगा। तो डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये तीनों पद आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ ये पद आपस में जुड़ जाएगा। तो हमें प्राप्त होगा S2P का वर्ग माइनस S1P का वर्ग इज इक्वल टू एक्स डी प्लस एक्स डी कितना हुआ 2xd प्राप्त हो गया। अब ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पदों में इसको हम लिख सकते हैं H2P माइनस S1P इंटू S2P प्लस S1P इज इक्वल टू 2xd। यहां से हमें S2P माइनस S1P इज इक्वल टू प्राप्त होगा 2xd अपॉन H2P प्लस S1P। तो H2P माइनस S1P हमें यही प्राप्त करना था कि दोनों के बीच पथांतर कितना है। अब देखिए H2P प्लस S1P, H2P और S1P, यदि पर्दे और स्रोत के बीच की दूरी बहुत कम है तो हम H2P और S1P को D के बराबर भी मान सकते हैं। तो क्या माना हमने क्या मान लिया कि H2P तथा S1P लगभग किसके बराबर हैं, ये लगभग बराबर हैं। किसके बराबर हैं ये D के बराबर है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि H2P माइनस S1P इज इक्वल टू 2xd अपॉन D प्लस D। तो ये हो जाएगा 2xd अपॉन D प्लस D कितना हो गया 2D हो गया, D से D कैंसिल, तो हमें प्राप्त हुआ xd अपॉन D, या H2P माइनस S1P इज इक्वल टू XD अपॉन कैपिटल D। तो ये हमें एक बहुत महत्वपूर्ण रिलेशन यहाँ पर प्राप्त हो गया। अब हम केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त फ्रिंज का व्यंजक प्राप्त करेंगे।
चूंकि दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर एन लैम्डा होता है, तो हम इन दोनों की तुलना कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि एक्स डी अपॉन डी, क्योंकि ये भी क्या है, देखिए ये पथांतर है। एस टू पी माइनस एस वन क्या चीज़ है, ये दो तरंगों का पथांतर है। और हमको पहले ही इसकी शर्त मालूम है कि दीप्त फ्रिंज या संपोषी व्यतिकरण के लिए क्या होना चाहिए, एन लैम्डा पथांतर होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं एक्स डी अपॉन डी इज इक्वल टू एन लैम्डा, या एक्स बराबर एन डी लैम्डा बटे स्मॉल डी। तो ये क्या बताएगा हमें, ये हमें बताएगा केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त फ्रिंज की जो भी दीप्त फ्रिंज में प्राप्त होता है उसकी दूरी कितनी होगी, ये हमें इससे प्राप्त होगा। अब इस सूत्र में यदि हम n इज इक्वल टू शून्य रखें तो हमें n इक्वल टू शून्य रखने पे क्या मिलेगा, हमें केंद्रीय दीप्त फ्रिंज मिलेगा। दूरी देखिए ये केंद्रीय बिंदु है और यहाँ से हमें फ्रिंज प्राप्त करनी है। तो यदि n इक्वल टू शून्य हम रख रहे हैं तो x का मान भी शून्य आ जाएगा, अर्थात x इक्वल टू शून्य पे हमें क्या प्राप्त होगा, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज प्राप्त होगा। n इज इक्वल टू 1 रखने पर हमें प्रथम दीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी, प्रथम दीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी। तो प्रथम दीप्त फ्रिंज का सूत्र क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू n की जगह 1 आ जाएगा तो डी लैम्डा अपॉन डी आएगा। द्वितीय दीप्त फ्रिंज के लिए क्या हो जाएगा, n की जगह पे 2 रखना पड़ेगा, तो हम लिख सकते हैं x2 इज इक्वल टू 2d लैम्डा अपॉन 2। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि nवीं दीप्त फ्रिंज का सूत्र क्या हो जाएगा, xn इज इक्वल टू एन डी लैम्डा अपॉन डी, या n+1 दीप्त फ्रिंज का सूत्र क्या हो जाएगा, xn+1 इज इक्वल टू n+1 डी लैम्डा अपॉन डी हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हम अदीप्त फ्रिंज की दूरी का व्यंजक प्राप्त करेंगे। चूंकि अदीप्त फ्रिंज प्राप्त करने के लिए पथांतर क्या होना चाहिए, 2n-1 लैम्डा अपॉन 2 होना चाहिए। तो हम दोनों पथांतरों की तुलना करेंगे। तो हमारे पास सूत्र था x2p माइनस x1p इज इक्वल टू एक्स डी अपॉन डी। इसी की तुलना हम करेंगे कि एक्स डी अपॉन डी इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा अपॉन 2, या इसको लिख सकते हैं n-1 अपॉन 2 इंटू लैम्डा, भी इसको लिख सकते हैं हम। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n-1 अपॉन 2 डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। तो ये क्या प्राप्त हो गया हमको, अदीप्त फ्रिंज की दूरी का सूत्र प्राप्त हो गया। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से कितनी दूरी पर हमें प्राप्त होगा। अब हमें यदि किसी दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करनी है तो उसके लिए दो अदीप्त फ्रिंजों की जो दूरियां हैं उनको पहले निकालना होगा, और उनको एक दूसरे में से माइनस करने पर ही हम दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात किन्हीं दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं और इसे बीटा से व्यक्त करते हैं। तो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई बीटा बराबर n-1 वी जो फ्रिंज है अदीप्त फ्रिंज माइनस nवीं फ्रिंज की दूरी को हम क्या करेंगे, एक दूसरे में से घटा लेंगे। तो इस सूत्र में यदि हम रखें n-1 अपॉन 2 है तो n+1 -1 अपॉन 2 डी लैम्डा अपॉन डी माइनस n-1 अपॉन 2 डी लैम्डा अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कैंसिल होने के बाद बचेगा डी लैम्डा अपॉन डी। तो हम कह सकते हैं कि बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी लैम्डा अपॉन डी। तो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई
डी लैम्डा अपॉन डी होती है, और अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई भी क्या होती है, डी लैम्डा अपॉन डी होती है। यहाँ पे डी क्या है, स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी। लैम्डा क्या है, लैम्डा तरंग की, जो तरंग हमने यूज की है उसकी तरंग दैर्ध्य। और स्मॉल डी क्या है, दो स्रोतों के बीच की दूरी है।